नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में दो बड़े अधिकारियों के बीच टकराव जारी है। टकराव सरकारी स्कूलों को बंद करने को लेकर के है। बिहार के कई जिलों के डीएम ने शीतलहर के मद्देनजर सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों को बंद किया। के पाठक 19 तारीख को जब शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाले तो सबसे पहला उनका आदेश यही था कि तत्काल जो स्कूल बंद हैं उन स्कूलों को तत्काल खोला जाए और डीएम को कड़ी नसीहत दी और कहा कि आप जो धारा 144 के तहत स्कूल बंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। शीतलहर सिर्फ स्कूलों पर नहीं गिर रहा है, अगर आपको ऐसा लागू करना ही है तो मॉल से लेकर के सिनेमा हॉल और अन्य जगहों पर आप धारा 144 के तहत प्रतिबंधित करिए। यानी कि डीएम पर सीधा उन्होंने आरोप लगाया था। इसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। इसके बाद तो के पाठक बिफर गए। उन्होंने तत्काल शिक्षा विभाग के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनके माध्यम से डीएम के आदेश को खत्म करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा। इसके बाद तो बवाल और मच गया। पटना के जिलाधिकारी ने न सिर्फ उनके आदेश को चुनौती दी बल्कि यह भी कहा कि आप जो कर रहे हैं, आपका जो आदेश है वो पूरी तरीके से गलत है। जिला दंडाधिकारी को हैसियत मिली हुई है कि वह धारा 144 के तहत कोई प्रतिबंध लगा सकता है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। यानी कि विभागीय आदेश से उस हमारे आदेश को यानी कि जिला दंडाधिकारी के आदेश को खत्म नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में खत्म किया जा सकता है जब कोई सक्षम न्यायालय हमारे आदेश को खत्म करे। इसके बाद आज के पाठक की तरफ से एक बार फिर से पटना के जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है और मंतव्य की मांग की गई है और पूछा गया है कि अगर आपने जो आदेश दिया है उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हम हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहे हैं। आप इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दें, अपना मंतव्य दें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उन्होंने के पाठक की तरफ से पटना के जिलाधिकारी से पूछा है, कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, जिसमें पूछा गया है कि शीतलहर में केवल बच्चों का स्वास्थ्य और जीवन खतरे में पड़ता है और वृद्ध एवं बीमार लोगों का जीवन खतरे में नहीं पड़ता है। ऐसा किस आधार के द्वारा आपके द्वारा यह बात माना गया है और इसी आधार पर आपने बच्चों की छुट्टी की है। विद्यालय के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, सिनेमा हॉल, गृह, मॉल, पार्क इत्यादि को बंद करना तो दूर, उनके समय अवधि में भी कोई बदलाव आपके द्वारा नहीं किया गया है। धारा 144 लगाने के बावजूद जगह जगह पर बच्चे आते जाते दिख जाते हैं। अतः इतने व्यापक पैमाने पर धारा 144 को इन्फोर्स करने के लिए आपके द्वारा क्या तैयारी की गई थी? क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि बच्चे केवल विद्यालय जाने पर ही बीमार होंगे एवं अन्य स्थानों यथा बाजार, मॉल, पार्क इत्यादि जाने पर बीमार नहीं होंगे। अतः उदाहरणार्थ यह पूछा जा सकता है कि आपने अपने धारा 144 में के आदेश में यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि 12 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा। संभवतः वैसा आदेश बेहतर होता, क्योंकि केवल विद्यालय बंद कर देने से क्या बच्चे सुरक्षित माने जा सकते हैं? यह भी पूछा जा सकता है कि मिशन दक्ष एवं बोर्ड परीक्षा हेतु विशेष कक्षाओं के संचालन को किस आधार पर आपने मुक्त किया? आपके उपरोक्त आदेशों में विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ आपने कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई है किंतु मिशन दक्ष को जारी रखा है। उल्लेखनीय है कि मिशन दक्ष भी कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों पर लागू होता है। यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस तरह का आदेश जो आपने दिनांक 8/1/24 से कई चरणों में निकाला है कि पूर्व आपने किन सूचनाओं को प्राप्त कर यह तय किया कि शीतलहर के कारण विद्यालय बंद किया जाना चाहिए? मौसम विभाग या अन्य स्रोत से आपने क्या जानकारी ली? कितने आंकड़ों एवं टेम्परेचर चार्ट को प्राप्त कर अध्ययन किया? दिनांक 8 जनवरी 24 के बाद से इन आंकड़ों को किस प्रकार समीक्षा की जिस आधार पर आपने यह आदेश निकाला है? आपका उपरोक्त आदेश न्यायिक समीक्षा पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेगा। चूंकि यह सरकार के दो विभिन्न अंगों का आपसी मामला है, इसलिए शिक्षा विभाग आपके इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन आपसे आशा नहीं की जाती थी कि शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेश के बावजूद बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के आपने विद्यालय बंद करने का आदेश जारी किया। आपने 22 जनवरी का पत्र
में क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया है। इस संबंध में कहना है कि क्षेत्राधिकार का उल्लंघन विभाग ने नहीं किया है, अपितु आपने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर धारा 144 के तहत पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। सरकारी प्रतिष्ठान कब और किस प्रकार चलेंगे, उसके लिए जब एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म उपलब्ध है तब वहां सीआरपीसी की धारा 144 लगाना सर्वथा अनुचित है और यह आपके द्वारा शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि सीआरपीसी की धारा 144 सामान्यतः निजी मामलों में लगाई जाती है। सीआरपीसी की धारा 144 जिस अध्याय में इंगित है उस अध्याय का विषय है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। साथ ही उस उप अध्याय की कंडिका सी में भी अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस ऑफ डेंजर आपसे आशा की जाती है कि जिस अध्याय में धारा 144 इंगित है उसकी पूरी स्क्रिप्ट के आलोक में यह तय करें कि किन मामलों में धारा 144 लगाना उचित होगा। परंपरागत तौर पर आंख मूंदकर सरकारी विद्यालयों पर धारा लगाना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इन प्रतिष्ठानों का रेगुलेट करने के लिए सरकार के पास प्रशासनिक मशीनरी उपलब्ध है जिसे हम शिक्षा विभाग कहते हैं। वर्तमान प्रकरण में यदि आप समझते हैं कि विद्यालय को बंद करना जरूरी है तो आप शिक्षा विभाग से अनुरोध करें। जब शिक्षा विभाग जिलाधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत विद्यालय बंद करने की परंपरा पर रोक लगा रहा है तो उसका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि शीतलहर में भी बच्चे विद्यालय आएं, अपितु इसका मूल उद्देश्य यह है कि चूंकि सभी सरकारी शिक्षक, जिनकी संख्या लगभग 6 लाख है, वे सरकारी कर्मचारी के समकक्ष हो चुके हैं। इनमें 2 लाख बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक हैं। इस मौसम में जब सरकारी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या अन्य सभी कार्यालय के कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में जाते हैं तो उसी प्रकार शिक्षा विभाग का यह मानना है कि इन शिक्षकों को भी अपने कार्यालय आना चाहिए और निश्चित समय अवधि तक वहां बैठना चाहिए। इसका सीधा संबंध शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों में अनुशासन लाना है। इस बात को जिला प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा विभाग इस बात से भली भांति अवगत है कि इतनी शीतलहर में बच्चे विद्यालय खुलने के बावजूद नहीं आएंगे, लेकिन विद्यालय यदि खुला रहता है तो उससे विभागीय अनुशासन सुदृढ़ होता है और उस दौरान विद्यालय के अन्य प्रशासनिक एवं अभियंत्रण संबंधी कार्य होते रहते हैं। मौलिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग सभी दंडाधिकारियों से आशा करता है कि वह 6 लाख शिक्षकों को नियमित विद्यालय आने की आदत डलवाने में विभाग का सहयोग करेंगे। ऐसे में आप इन 8 बिंदुओं पर अपना मंतव्य दें ताकि उस मंतव्य के साथ विधि परामर्श प्राप्त किया जा सके। दरअसल पटना के डीएम ने कहा था कि शिक्षा विभाग विधि परामर्श करे कि हमें जिला दंडाधिकारी के तहत सीआरपीसी की धारा 144 के तहत हमें यह काम करने का अधिकार है कि नहीं है। तो इसी बिंदु पर 4 पन्नों का पत्र के पाठक की तरफ से पटना के जिलाधिकारी से को भेजा गया है और जवाब मांगा गया है, मंतव्य मांगा गया है कि आप इन बिंदु पर अपनी राय दीजिए कि क्या आपने धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया है, क्या आपने शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना की है, बिना परमिशन के आपने वह आदेश पारित किया है, आपने धारा 144 को बहुत सीमित जगह पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालयों और निजी विद्यालयों पर लगाया है, जबकि अन्य जगहों पर भी ऐसा होना चाहिए था। आपने तमाम तरह के नियम तोड़े हैं। के पाठक की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपका यह आदेश पूरे तौर पर त्रुटिपूर्ण है। आप इसका जवाब दीजिए ताकि हम आगे विधि परामर्श यानी कि जो सरकारी वकील हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उनसे हम राय ले सकें। तो इस तरीके का पत्र पटना डीएम को भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह इस पत्र के बाद उनका क्या जवाब आता है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा विभाग में, जिस तरीके से पटना के जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक में जंग छिड़ गई है, उससे पूरे तौर पर जो प्रशासनिक अराजकता कहा जाता है, जो जिस शब्द का प्रयोग नीतीश राज में किया जा रहा है, कुल मिलाकर के वही स्थिति हो गई है कि सरकार के बूते के बाहर ये अधिकारी हो गए हैं और एक दूसरे पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं पत्र लिख करके। यह बड़ी विडंबना वाली बात है कि के पाठक के आदेश को पटना के जिलाधिकारी खारिज करते हैं। पटना के जिलाधिकारी पत्र लिख करके शिक्षा विभाग के निदेशक पर गंभीर आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं तो बिहार में बड़ा प्रशासनिक अराजकता फैल गया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।